हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। आज हम कृतिका भाग 2 का सेकेंड चैप्टर जॉर्ज पंचम की नाक पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले हम इसका पाठ का सार जानेंगे कि इस पाठ के अंदर हमारे पास में है क्या। तो सबसे पहले इसमें दिया हुआ है आपके पास में कि ये पाठ कहाँ से शुरू होता है। एक बार इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ द्वितीय, नाम याद रखिएगा, प्रथम अलग है और द्वितीय अलग है। एलिजाबेथ द्वितीय अपने पति के साथ पाकिस्तान, नेपाल और भारत के दौरे पर के लिए रवाना हुई। मतलब वो सब जगह जा रही थी तो उनको भारत भी आना था और भारत उनको सबसे पहले कहाँ उतरना था? दिल्ली में। इंग्लैंड के समाचार पत्रों में रानी के नौकरों, बावर्चियों, अंगरक्षकों से संबंधित छपी विस्तृत जानकारियां भारत के समाचार पत्रों में छपने लगी, क्योंकि रानी अकेले नहीं आ रही थी। रानी के साथ उनके अपने बावर्ची, उनका दर्जी, उनके अंगरक्षक यानी बॉडीगार्ड, सब कोई उनके साथ में आ रहा था। तो जो रानी के इनके जितने भी वहाँ इंग्लैंड के समाचार पत्रों में इनके बारे में जितना भी छपता था, वो सब कुछ यहाँ पर भारत के समाचार पत्रों में भी छपने लगा। रानी की यात्रा को लेकर उनके दर्जी की चिंता की खबर भी पढ़ी गई। मतलब अब उनके कपड़े, अब रानी हैं तो भाई कपड़े भी बड़े अच्छे अच्छे पहनेंगे, तो उनकी दर्जी की बड़ी चिंता थी कि उनको जो कपड़ा चाहिए क्या वो भारत में मिलेगा कि नहीं मिलेगा, जिस तरीके का धागा चाहिए उनको मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ये सारी चिंताएं जो हैं उनके टेलर की थी, तो वो सारी चीजें भी अखबार में छपी। रानी का आगमन दिल्ली से होना था, हमने आपको बताया, इसलिए सड़कें सुधरने लगी और इमारतें सजने लगी। कहने का क्या मतलब है, जितनी भी सड़कें थी उनमें सुधार शुरू हो गया। बड़ी जहां जहां से उनको जाना था सब रिपेयर किया गया और इधर उधर की इमारतें भी सजाई जाने लगी। नाक ऊंची रखने के लिए सभी तैयारियां जोर शोर पर थी। कड़ी सुरक्षा के बाद भी इंडिया गेट के सामने लगी जॉर्ज पंचम की मूर्ति की नाक गायब हो गई। क्या हुआ, सारी अच्छे से की जा रही थी, सब जगह अच्छी मुस्तैदी थी, लेकिन इंडिया गेट के सामने जॉर्ज पंचम की एक मूर्ति लगी हुई थी। बस जिसे बोलते हैं ना, इतना पोर्शन तक जो लगता है हमारा, कमर तक के पोर्शन का जो लगता है उसको बस्ट बोलते हैं। तो वहां पर एक मूर्ति लगी हुई थी, उसमें से उनकी नाक गायब हो गई। अब सब बड़े परेशान, भाई इंग्लैंड की रानी आ रही है और वहां के राजा जो पहले रहे उनकी नाक लगी हुई, मूर्ति लगी हुई थी, उसमें से उनकी नाक गायब हो गई। अब नाक गायब होने का मतलब क्या है, इंडिया की भी नाक कट जाएगी कि हम एक मूर्ति की नाक की रक्षा नहीं कर पाए। तो वही चीज दिया, एक विदेशी के आगमन पर विदेशी की नाक के ना होने के कारण भारत की नाक नहीं बच सकती थी। कहने का मतलब एक विदेशी लेडी जो आ रही थी, उसी के देश के एक शासक की जो नाक थी वो गायब हो गई थी। अब इससे क्या, भारत की नाक यानी इज्जत पे भी खतरा आ गया था। इसलिए देश के जिम्मेदार नेताओं, अधिकारियों ने एक सभा की और मूर्ति की नाक लगाने का निश्चय किया। मतलब एक, अब इस मूर्ति का क्या किया जाए, नाक है लगी हुई है, जो कट गई है नाक, मूर्ति है, तो हम क्या करेंगे। तो उसके लिए उन्होंने पूरा एक सभा का आयोजन किया और उसमें यह हुआ कि अब मूर्ति की नई नाक, सभी ने सहमति के साथ इस चीज पे सहमत हो गए कि अब हम उसकी नई नाक लगाएंगे। तो जो नई नाक लगाई गई उसमें एक गरीब मूर्तिकार को बुलाया गया कि अब तुम नाक की व्यवस्था करो। तो अब उसने बोला कि हम नाक की व्यवस्था तो कर देंगे, लेकिन जिस पत्थर की मूर्ति बनी है, जो पत्थर की मूर्ति बनी हुई है, उसी पत्थर से हमें नाक निकालनी होगी। तो भैया फाइलें एक सारी खंगाली गई कि किस पत्थर से बनी थी, कहाँ बनी थी, लेकिन फाइलों में इसका कोई भी रिकॉर्ड नहीं मिला। फिर क्या हुआ, फाइलों में कोई जानकारी नहीं हुई। फिर से सभा बुलाई गई, उसमें देश के पहाड़ों और खानों से पत्थर की मूर्ति के पत्थर मिलाकर देखने का निश्चय किया गया। अब जो मूर्तिकार था उसने ये सजेशन दिया कि ऐसा करते हैं कि मैं देश के दौरे पे निकलता हूँ, मतलब भारत के दौरे पे निकलता हूँ और देखता हूँ ये पत्थर जहां पे भी मिलेगा वो पत्थर ले आऊंगा तोड़ के और वहां यहाँ से जो है उनकी नाक बना के लगा दूंगा। अब वो निकला, पूरे देश के दौरे पे दौरा करके वापस आया, उसको वो पत्थर पूरे भारत में कहीं मिला ही नहीं की। तो वो निराश हो गया, फिर से सभा बुलाई गई, बोला गया कि भाई इसकी तो कोई पत्थर की नाक ही नहीं मिली। जब नेताओं और उसने देश के पहाड़ों किया, नेताओं और अधिकारियों को हिम्मत मिली कि चलो खोजी जाएगी, लेकिन पूरे प्रयास के बाद भी वो ऐसा पत्थर नहीं मिल पाया। मतलब पूरे देश का दौरा किया गया लेकिन वो पत्थर हमें कहीं पर भी नहीं मिला। अब क्या, इस बार मूर्तिकार ने सभा को गुप्त बनाने का सुझाव दिया।
मूर्तिकार ने कहा कि अब हमें पत्थर तो मिला नहीं, अब हम क्या करें। उसने सबसे पहले बोला कि अब जो सभा की जाएगी उसे गुप्त रखा जाए, मतलब समाचार पत्रों में कुछ भी ना छापा जाए। यानी कि अब वो ऐसा कोई सजेशन देने वाला था कि अब उसे समाचार पत्रों में नहीं छपना चाहिए। तो इसलिए मूर्तिकार ने बोला कि नहीं, अब हम जो कुछ भी करने जा रहे हैं वो पूरा तरह गोपनीय रहेगा और समाचार पत्रों में इसकी कोई भी न्यूज़ नहीं छपेगी। फिर क्या आया, देश के महापुरुषों की मूर्तियों की नाक को उसने क्या सुझाव दिया कि ऐसा करते हैं, हमारे देश में तो बहुत सारी मूर्तियां लगी हुई हैं, किसी भी एक मूर्ति की नाक निकाल के हम जॉर्ज पंचम की नाक पे लगा देते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं। तो अब चलो मूर्तियां तो खोजी गई, बहुत सारी मूर्तियां खोजी गई, लेकिन किसी की भी नाक जॉर्ज पंचम की नाक पर फिट नहीं बैठी। सबकी नाक जो है वो बड़ी निकल जाती थी। कोई भी महापुरुष की ले लो, सबकी नाक बड़ी निकल जाती थी। देखिए इसमें दिया है ना, सदस्य सभा मूर्तिकार की अनुमति उसको दे दी गई कि ठीक है चलो तुम करो। अब क्या महापुरुषों की मूर्तियों के साथ हुआ 1942 में आंदोलन में बिहार सचिवालय के सामने लगे एक शहीद हुए बच्चे की मूर्ति की नाक भी जॉर्ज पंचम की नाक से बड़ी निकली। कहने का क्या मतलब है, महापुरुषों की जितनी सबकी नाक नापी गई सबकी बड़ी निकली। अब क्या हुआ, 1942 में एक बच्चा शहीद हुआ था, उसकी मूर्ति बिहार के सचिवालय के बाहर लगी हुई थी। तो अब उसकी नाक भी कहा गया चलो नापते हैं, एक बच्चे की नाक तो फिट बैठेगी, लेकिन नहीं, बच्चे की नाक भी जॉर्ज पंचम की नाक से बड़ी निकली। अब क्या हुआ, रानी के आगमन का समय करीब था, सब बड़े डरे हुए थे, क्या किया जाए भाई, मूर्ति की नाक नहीं मिल रही है, अब तो हमारी नाक, भारत की इज्जत का सवाल है। तो फिर से बैठक हुई, नेताओं ने हड़बड़ाहट में मूर्तिकार को देश की नाक बचाने के लिए, मतलब अब तुम्हारे हाथ में देश की नाक है, मतलब देश की इज्जत तुम्हारे हाथ में, अगर नाक नहीं लगी तो हमारे देश की इज्जत घट जाएगी। तो क्या दिया, 40 करोड़ की आबादी वाले भारत में एक नागरिक की जीवित नाक लगाने का रास्ता दिया। उसने कहा किसी भी जीवित व्यक्ति की नाक लगा दो, उसको जो है ना, किसी भी, अभी तो मूर्तियों की हो रही थी, कहते ठीक है, अब मूर्ति तो हम लोग ऐसे भी अमूमन बड़ी बनाते हैं, तो किसी भी जीवित व्यक्ति की नाक लगा दो, इसकी अनुमति तक दे दी गई। अब क्या हुआ, अपने प्रस्ताव पर सभा में सन्नाटा छाता देख मूर्तिकार ने खुद को आगे बढ़कर जब काम की जिम्मेदारी ले ली तो उसे फिर इस कार्य की अनुमति मिल गई। उसने कहा ठीक है हम लगा देंगे, हम जिम्मेदारी लेते हैं। लेकिन तब भी लोगों के अंदर डर था कि एक जिंदा आदमी की नाक कैसे लगाई जाए, तो उसकी सारी जिम्मेदारी किसने ली, मूर्तिकार ने ली कि अगर कुछ होता है तो इसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूं। अब जॉर्ज पंचम की मूर्ति साफ की गई और उस पर रंग किया गया, मतलब उसको साफ किया गया और उस पर रंग किया गया। अखबारों में खबर दे दी गई कि जॉर्ज पंचम की नाक की समस्या हल हो गई। कैसे हल हो गई, उस पर बोला गया कि हम जीवित व्यक्ति की नाक लगा देंगे। नाक लगने वाली है, अपनी योजना पर परेशान मूर्तिकार ने एक दिन कमेटी वालों को जीवित नाक लाने और लगाने की मदद मांगी। उसने कहा कि ठीक है हम लगा तो देंगे, लेकिन आप लोग हेल्प तो करिए, कि हमको कोई तो हेल्प चाहिए, अब हम अकेले तो सारा काम नहीं कर सकते। उन्होंने सभा बुलाई, बोला कि हमको कुछ हेल्प चाहिए, तो उसने हेल्प दी। कमेटी वालों ने मूर्ति के आसपास बने तालाब की सफाई करके ताजा पानी भरा और अगले दिन मूर्तिकार ने मूर्ति की नाक पर फिट कर दिया, यानी एक नाक लाई गई और उस पर एक दूसरे जीवित व्यक्ति की नाक को फिट कर दिया गया। लोगों ने जॉर्ज पंचम की मूर्ति पर जिंदा जैसे दिखाई देने वाली नाक देखी, सभी लोगों ने देखी। मूर्तिकार के साथ सभी खुश थे कि समय से पहले ही देश की नाक बचाकर नाक उस पर रखने का इंतजाम हो गया, मतलब उस पे मूर्ति पे नाक लगा दी गई तो देश की इज्जत बच गई, सभी इस चीज से खुश थे। फिर उसके बाद अखबार वालों ने उस दिन किसी के अभिनंदन, स्वागत समारोह या उद्घाटन की ना तो खबर छापी और ना ही फोटो। केवल मनुष्य की तरह दिखाई देने वाली जॉर्ज पंचम की लगी नाक की खबर छापकर नाक रहित हुए भारत की असलियत को उद्घाटित किया गया है। तो इस तरीके से हमारा क्या हुआ, ये आपका पाठ का सार खत्म हुआ। देखिए इसमें एक चीज बहुत अच्छे से समझाई गई है, आप लोगों को बहुत ध्यान दीजिएगा कि इसमें बात तो हो रही है एक मूर्ति पे नाक लगाने की, लेकिन इशारा किसी और तरफ कहा गया है। इसमें क्या कहा गया है कि हमारे देश के महापुरुषों की नाक उस एक जॉर्ज पंचम की नाक से कहीं ज्यादा थी। मतलब हमारे देश के लोगों ने जितना बलिदान दिया है, जितनी कुर्बानी दी है देश को आजाद कराने के लिए,
वो इतने ज़्यादा इज्जत वाले इतने थे कि उनकी एक छोटी सी नाक उस आदमी के सामने फिट नहीं हो पाई। तो यहाँ पर हम बोलेंगे नाक का मतलब है इज्जत। नाक का मतलब क्या हुआ? इज्जत। कि हम एक छोटे बच्चे की भी इज्जत उस जॉर्ज पंचम से ज़्यादा कहीं अहमियत रखती है कि उसकी नाक, उसकी इज्जत इतनी ज़्यादा थी उस बच्चे की कि जॉर्ज पंचम पे नहीं आ पाई। तो यहाँ पर पाठ को दो तरीके से बोला गया है। एक तो मूर्ति जो आपके सामने पाठ प्रस्तुत किया गया, दूसरा ये बताया गया कि अंग्रेजों ने जो हम पर अत्याचार किए हैं वो किस तरीके से घिनौने थे और उनसे लड़ते हुए एक आम आदमी भी एक राजा से कहीं ज्यादा ऊंचा था। तो ये एक पाठ के पीछे छुपा हुआ सार है जो इस कहानी के माध्यम से हमको बताया गया है। तो इस तरीके से हमें समझ में आया होगा कि आपको ये पाठ बहुत अच्छे से समझ में आ गया है। अब हमने अपने नेक्स्ट वीडियो में इसके प्रश्नोत्तर आपको समझाएंगे। थैंक यू।